हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स कैसे हो। तो इकोलॉजी की ये न्यू सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं, ख़ास कर CSIR नेट JRF के लिए, लाइफ साइंस के लिए, ठीक है। और DBT वगैरह में आते हैं तो उसके लिए भी ऑब्वियसली नेट जितना लेवल का है नेट के लिए हम बना रहे हैं, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली सफिशिएंट है, ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखो, इंट्रोडक्शन इकोलॉजी का, डेफिनेशन, नॉर्मल ट्रॉपिकल लेवल के बारे में हम बात करेंगे, और इन्वायरमेंट के बारे में हम बहुत सारा हम आज बात करने वाले हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वेदर होता है, ठीक है। और ग्लोबल क्लाइमेट का हम बड़ा सारा डायग्राम है, वो शायद थंबनेल में वो लगा लूँगा, शायद वही देख रहे होंगे आप थंबनेल में, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, कितने होते हैं, जैसे तो क्लाइमेट फैक्टर है वो अफेक्ट करता है जो कि हम लाइट टेम्परेचर जितना भी हम देखते हैं, ठीक है। और टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ माउंटेन, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, बहुत सारा आएगा, देखेंगे हम। और इडेफिक फैक्टर ये सारे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लाइमेट को इडेफिक फैक्टर में सोइल है उसके बारे में जितना भी है वो आता है, ठीक है। फिर रेन शेडो इफेक्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है। और सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है, उसके बारे में भी हम देखेंगे इस वाली वीडियो में। तो इतने सारे टॉपिक है, वो इतनी छोटी ऑलमोस्ट 40-45 मिनट की वीडियो में बन जाएगी, ठीक है। तो इतना बहुत अच्छी बात है, ये तो ध्यान से देखना, ठीक है। और उम्मीद है आप सभी को ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ध्यान से देखना, एंजॉय द वीडियो। और ये लाल कलर से लिखा हुआ है थैंक यू आप सभी के लिए, और लाल कलर वाला सब्सक्राइब भी वो दबा देना वीडियो को देखकर, ठीक है। शुरू करते हैं इकोलॉजी इंट्रोडक्शन। तो पुराने ज़माने में 1868 में इकोलॉजी बोलते थे, ठीक है, पुराने ज़माने में इकोलॉजी को, ठीक है। और ये एच राइट है तो उसके द्वारा, लेकिन अब न्यू हम अब न्यू ज़माने में बोल सकते हैं, तो हम अब इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और अर्नस्ट हेकल है, इन्होंने सबसे पहले ये दिया टर्म, ठीक है। और ओइकोलॉजी बोलते थे, तो इसका भी दो वर्ड में, जैसे कि ओइकोज प्लस लॉजिस, ओइकोज मतलब होम, लॉजिस मतलब अध्ययन, ठीक है। तो जैसे कि एक घर है तो उसमें क्या क्या हम, जैसे कि हम रहते हैं, ठीक है, माता पिता और बीच में कौन क्या क्या इंटरेक्शन होता है, वैसे ही लाइफ में क्या क्या इन्वायरमेंट में जो भी होता है, ठीक है। बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वही सब इकोलॉजी में होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देनी होती तो डेफिनेशन क्या होती है इकोलॉजी की, बाई क्रेब्स के द्वारा क्या दी गई है। इकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनिज्म और उसके जो आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट होते हैं उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इकोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारी है, जैसे ओडम है, ओडम की डेफिनेशन क्या है, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इनमें से एक को हम लेके चल सकते हैं, वो सिमिलर है सारी, ठीक है। और फादर ऑफ इकोलॉजी है, कौन है, अलेक्जेंडर वान हम है, ठीक है। और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया के जो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा है, वो फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, तो ठीक है, जो बायोटिक फैक्टर होते हैं उसमें कौन कौन, जैसे कि एनिमल आते हैं, प्लांट आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। और जैसे बायोटिक और एबायोटिक में भी इंटरेक्शन को भी हम ले सकते हैं, और बायोटिक में भी जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो इंटरेक्शन होता है तो वो भी इकोलॉजी में ही आएगा, ठीक है। तो बायोटिक इंट्रा इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, तो बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है, एनिमल प्लांट में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। और फिजिकल जो फैक्टर है, एटमॉस्फेरियर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक लेवल हम देखें तो ट्रॉपिक
लेवल फूड के आधार पर, मतलब कौन किसको खा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि T1 T2 T3 T4 होता है। T1 जो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट है वही होते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, बिकॉज ये स्वपोषी होते हैं, सनलाइट से है वो फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड बनाते हैं, और उसी को ही सारे है वो, जैसे T2 खाता है हर्बीवर, ठीक है, T3, और T2 को जो खाएगा वो T3, ऐसे ये ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है। तो अभी हमने ट्रॉपिक लेवल में देखा था जो T1 पे प्रोड्यूसर आ रहा था, ठीक है, तो वो ऑटोट्रोप्स होता है, ठीक है, तो उसमें ऑटोट्रोप्स में भी फोटो, जैसे कि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो फोटो ऑटोट्रोफ हो गए, ठीक है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें कीमो ऑटोट्रोप्स होता है, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते लेकिन खुद में उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है, लेकिन कीमो ऑटोट्रोप्स केमिकल के थ्रू है, उनमें एनर्जी बनती है, ठीक है, तो वो कीमो ऑटोट्रोप्स में आते हैं, वो भी T1 स्टेज में आएंगे, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में तो आप सभी को पता ही है, जैसे कि टोटल जो सनलाइट अपने वातावरण में भी ऑलमोस्ट बहुत ही कम परसेंट है वो सनलाइट का आता है, उसमें से भी 2% है वो सनलाइट है, वो आती है प्लांट में, ठीक है, और उसका फिर 10% एनर्जी ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाती है, ये सभी आप सभी को पता है। जैसे कि प्लांट से है वो T2 है, जो भी प्लांट को खाएगा, ठीक है, उसमें 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में के रूप में, ठीक है। और कंज्यूमर जो ऑटोट्रोप को खा रहे थे, ठीक है, तो वो हेटरोट्रोप होते हैं, बिकॉज ये खुद का भोजन स्वयं नहीं स्वपोषी नहीं होते, ठीक है। तो जैसे कि T2 है वो ट्रॉफिक लेवल में 2 नंबर पे आ रहा है, बिकॉज वो प्लांट को खा रहा है, लेकिन कंज्यूमर में वो 1 नंबर पे है, ठीक है, T2, इसलिए कंज्यूमर नंबर 1 C1 है वो इसलिए आ रहा है, ठीक है। कंज्यूमर पे तो T2 1 नंबर पे आएगा ना, T2 इसलिए है बिकॉज ट्रॉपिक लेवल में 2 नंबर पे है वो, प्लांट है 1 नंबर पे प्लांट को खाने वाला, लेकिन कंज्यूमर में T2 है वो 1 नंबर पे है, तो C1 इसको C1 कहते हैं, T3 को C2, ठीक है, इस प्रकार से है ये। और T3 है जो कंज्यूमर T3 होगा जो T2 को खाएगा, है ना, तो बिकॉज T2 तो हर्बीवर था, प्लांट्स को खा रहा था, तो T3 जो कि एनिमल्स को खा रहा है वो कार्निवर होगा, ठीक है। T4 है वो टॉप कार्निवर होगा, ठीक है, T4। सो डिकम्पोजिज आते हैं, वो क्या होते हैं, जो जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो उसको डिकम्पोज करके उसका जो न्यूट्रिएंट लेवल पर है डिकम्पोज कर देते हैं, और मिट्टी में उनका न्यूट्रिएंट है वो वापस है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख रखा है ना, जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है एनिमल, तो उसको ऊपर वो डिकम्पोज्ड करके उसको पूरा पहले वाली स्टेट में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट है वो बना देगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट न्यू हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, रेन वगैरह वो सारी क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर आते हैं इन्वायरमेंट में, हम पहले दिमाग में नाम सोचते हैं तो फिजिकल फैक्टर जैसे कि एटमॉस्फेयर, ये 3 टर्म है, एटमॉस्फेयर, फिजिकल फैक्टर में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जो हमने पहले भी पिछले पेज पे देखा। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो लाइट होता है और विंड हवा चलती है, टेम्परेचर है ना, और रेन, तो ये सारी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में आती है, ठीक है। और लिथोस्फेयर में क्या आता है, सॉइल हो गया, ठीक है, पहाड़ के जो रॉक है वो हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए मिट्टी के अंदर, तो वो सारे लिथोस्फेयर में आएंगे यार। हाइड्रोस्फेयर में तो वाटर नाम से ही स्पष्ट होता है, जितना भी वाटर है वो हाइड्रोस्फेयर में आएगा, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं फिजिकल फैक्टर या फिर इन्वायरमेंट के बारे में, तो हम क्लाइमेट और वेदर 2 नाम सुनते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है अगर आपसे मैं पूछूं तो, ठीक है। तो आपने मोबाइल में देखा होगा वेदर, जो डेली वेदर दिखाते हैं, ठीक है ना, शाम को क्या होगा, ठीक है, कल कल कैसा वेदर है, ठीक है, रेनी है या कैसा है, ठीक है, तो वो मोबाइल में दिखाते हैं, वो वेदर होता है, मतलब वो डेली वो अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, वो वेदर होता है। लेकिन क्लाइमेट है वो चेंज इतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है, बहुत साल लगती है उसको, ठीक है।
तो वेदर में ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, कंडीशन के लिए, दोपहर में गर्मी, कल रेन होगी या क्या होगी वो वेदर में। और क्लाइमेट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म कंडीशन होता है, जैसे कि हमने बात की अभी, ठीक है। और जैसे कि राजस्थान गर्म जगह है, ठीक है, और नीचे हम ये डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है, जो कि इक्वेटर है उस पे है जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रेन है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे रेन नहीं होती है, इसके कारण यहाँ पे डेजर्ट है। तो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है, और ये चेंज भी होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो इसे क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्लोबल क्लाइमेट है, इस डायग्राम को भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, ये बीच में जो लाइन दिखती है आप सभी को पता है इक्वेटर है ये, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, इसके ये इधर का जैसे कि आसपास का एरिया है वो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। और इसके जो हम 30 डिग्री, ये जो हम इतना स्पेस लेके जो लाइन यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये 30 डिग्री पे, ठीक है, इधर, और 30 डिग्री इक्वेटर से इधर देख लो चाहे ऊपर नीचे, तो ये जो सीधी लाइन जाएगी ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये ऊपर वाली होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो इसका ये नाम है, ठीक है। और जो 60 और 30 डिग्री के ये बीच वाला जोन है टेम्परेट जोन है, ठीक है। और जो ऊपर ही ऊपर पोलर की साइड पर 90 डिग्री पर, और ये 60 डिग्री तक ये पोलर जोन है, ठीक है। और जहाँ पे जो टेम्परेचर है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सन है, तो सनलाइट यहाँ पे आप सभी को पता है इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा आती है, और यहाँ पे सनलाइट है इतनी दूर वो जाती नहीं है, इसके कारण है पोलर की तरफ है वो ठंडा एनवायरनमेंट होता है, बर्फीला, ठीक है। और इधर भी सेम कंडीशन होगी, पोलर नीचे भी पोलर की तरफ, ठीक है। तो अब देखते हैं इस यहाँ पे डेजर्ट एनवायरनमेंट क्यों है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्यों है, ये भी देखते हैं। पहले आगे रेन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो वो टॉपिक शुरू होने से पहले थोड़ा उसका हम ये डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि ये सेल्स होती है, जैसे कि पोलर सेल है, फेरल सेल है, ये हेडली सेल है, ठीक है। तो ये क्या कर रही बता रही है, हवा है, हवा की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। तो हवा की डायरेक्शन देखो इधर से इधर की तरफ है, मतलब जो मान लो जो वाष्प की बूंदे हैं मान लो, तो वो इधर है हवा की बूंद डायरेक्शन, तो जो इधर इधर जो भी वाष्प होगी वो इधर उड़ के आ जाएगी, ठीक है। तो इधर इधर उड़ के आ जाएगी, ठीक है। और इधर जो भी वाष्प है वो इधर उड़ के यहाँ पे, मतलब जो मेन है वो यहाँ पे बहुत सारी वाष्प आ जाएगी, और फिर इधर भी ये देखो ऊपर का ऊपर जा रही है हवा, और इधर भी यहाँ पे ऊपर जा रही है, तो इधर से भी वाष्प आके यहाँ पे, और इधर से भी वाष्प आके यहाँ से ऊपर उठ जाती है, ठीक है, वो वाष्प, और यहाँ पे ऊपर उठकर है वो यहाँ पे बरस जाती है। तो ये देखो यहाँ पे मान लो बरस गई, तो ये यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है। और बिकॉज यहाँ से वो वाष्प इधर की तरफ चली गई थी, तो यहाँ पे वाष्प रहेगी नहीं, तो ये वाला एरिया है वो डेजर्ट वाला रह जाएगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ठीक है। और सेम कंडीशन है कि यहाँ पे डेजर्ट हो गया, तो थोड़ा इतनी दूर है वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट क्यों नहीं रहा, डेजर्ट के इधर वाले साइड में भी, बिकॉज यहाँ पे जो वाष्प आएगी वो यहाँ तक उड़ेगी, और यहाँ से थोड़ी इधर आएगी, तो ये यहाँ पे बरसात हो जाती है। तो इस प्रकार का जो वायु की विंड की डायरेक्शन से हम रेन डिस्ट्रीब्यूशन इस ग्लोबल कंडीशन क्लाइमेट में हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है पोलर हाई सेपरेज प्रिसिपिटेशन इन ऑल सीजन, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है लेटीट्यूड, ठीक है। लेटीट्यूड क्या होता है, तो ये जो डिग्री है वो चेंज हो रही है ना ऊपर जाते वक्त भी और इक्वेटर से नीचे आते वक्त भी, ठीक है। तो ये चेंज होना, ये लेटीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को लेटीट्यूड बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ है, उधर लेटीट्यूड में चेंजिंग आ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, और इक्वेटर से पोल की तरफ है वो टेम्परेचर क्या होगा आप बताओ। मैंने क्या कहा था, पोल की तरफ टेम्परेचर ठंडा रहता है, बर्फीला रहता है, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा ना ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इक्वेटर से 90 डिग्री तरफ तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो गया, ठीक है। और
लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। लोअर क्वेश्चन में आ सकता है लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड में अगर जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है, ठीक है, तो कम होता है, ठीक है। बट हायर लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड में आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और 0 डिग्री से हायर लेटीट्यूड पोलर की तरफ अगर हम चलते हैं तो रेनफॉल में क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अभी हमने देखा इक्वेटर के पास में ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो अगर हम हायर की तरफ जा रहे थे तो कम हो रही थी रेनफॉल, तो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और रेनफॉल सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल जोन में हमने देखा, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जंगल टाइप में है, ठीक है, और टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है कि 0 डिग्री यानी लोअर डिग्री से हायर लेटीट्यूड की तरफ अगर हम जाते हैं तो डे लेंथ में क्या होता है, ठीक है, दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से डे लेंथ में क्या कम होता है या ज़्यादा होता है पोलर की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। तो आप सभी सोचेंगे कि यार अगर ठंडी है तो वहाँ पे रात कम होती होगी और दिन बड़ा होता होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज नॉट डिक्रीज, बिकॉज होता क्या है कि आपने सभी ने सुना होगा पोल की तरफ कभी 6 महीने गर्मी रहती है, 6 महीने ठंडी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे डे लेंथ है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज 6 मंथ तक वो दिन का दिन रहेगा। अगर रात की बात कर ले तो वो भी इंक्रीज ही होगा, बिकॉज 6 महीने बाकी के वो नाइट भी होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा डे लेंथ लेटीट्यूड हाई लेटीट्यूड की तरफ, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो हम सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। और 0 डिग्री से पोल की तरफ अगर हम आते हैं, ठीक है, हायर लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड से अगर हाई लेटीट्यूड की तरफ अगर हम जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंजेस आते हैं, कम होती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हम वैसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ट्रॉपिकल जोन को अगर हम देखें तो इक्वेटर पर जंगलों में बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है, पोलर की साइड की तरफ, बर्फीले इलाके की तरफ, ठीक है, तुलना में। तो ऑब्वियसली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी पोल की तरफ, ठीक है। और मल्टी लेयर कैनोपी होती है, मतलब बड़े छोटे बहुत डिफरेंट प्रकार के वो पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन की तरफ। और अर्बोरियल एनिमल है, पौधे पर रहने वाले एनिमल जो होते हैं अर्बोरियल एनिमल, ठीक है, वो भी ट्रॉपिकल एरिया में जोन में पाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा पौधे होते हैं, तो उसके ऊपर रहने वाले एनिमल, तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। छोटे छोटे बड़े हाई लेटीट्यूड में है टेगा एंड टुंड्रा प्रदेश, जो हाई लेटीट्यूड की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, पोल की तरफ धीरे धीरे, तो अलग अलग प्रकार के पौधे आते हैं, टेगा और टुंड्रा जोन आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेटर के पास बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है जो हमने देखा, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन होता है वहाँ पे, बिकॉज कारण ये भी है कि वहाँ पे सनलाइट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और सनलाइट एक एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है सनलाइट ही, आप सभी को पता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट है, इसी कारण वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और आप देख सकते हो, बिकॉज देखो जैसे कि ये सन है और ये हमने पीछे जो बनाया था, ठीक है, पृथ्वी का, तो उसकी जगह हम ये ले सकते हैं, ठीक है। तो सन का है वो पहली बात तो ये पास में है, ठीक है, ये इक्वेटर वाला, तो यहाँ पे ये सारी सन रे आएंगी वो एक जगह इकट्ठी होके आएगी, और बहुत सारी सन रे है यहाँ पे एक जगह पर ही वो कंसंट्रेट होके गिरेगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज एटमॉस्फेयर डिस्टेंस भी कम हो गई, ठीक है, इतनी सी दूर में। लेकिन यहीं से अगर वहाँ पे जाना होगा पोल की तरफ सन रेज़ को, तो बहुत सारी लेयर है एटमॉस्फेयर लेयर को, उसको लेंथ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर लेयर की, ठीक है। और जो वहाँ पे पृथ्वी पे जाएगी पोल की साइड, तो एक इधर पड़ेगी एक इधर पड़ेगी, तो वो दूरी है एक दूसरे के बीच में कि वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हीट कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। तो अब मेन हम बात करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज सारे ऑलमोस्ट कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है।
तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एयर सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और कोल्ड एयर वार्म एयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज वार्म एयर है वो आती है तो वो उड़ती है हवा के दिशा में है, उसके साथ चली जाती है। और जहीं पे कोल्ड एयर अगर वहाँ पे हो जाती है तो वो जैसे कि ओस टाइप में है, वो जमकर वहाँ पे बरसात हो जाती है, ठीक है। तभी तो वार्म एयर से वो ओस है वो साथ में हवा के साथ में ऊपर आएगी, तो ऊपर वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही वहाँ पे वो कंडेंस हो जाएगी, ठीक है, सारी ओस की बूंदें, और वहीं पे बरस जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि इधर से ओस की बूंदें आई और इधर से ओस की बूंदें आई और यहाँ से उठी दोनों, और यहाँ पे उठते ही यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पे बरस जाएगी इक्वेटर के पास, ठीक है। तो ये वेरी करता डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोल्ड एयर वाटर बॉन्ड कैपेसिटी कम होती है, वाटर होल्ड कैपेसिटी सॉरी, ठीक है। तो कोल्ड एयर में वाटर होल्ड कैपेसिटी है वो कम होती है, और वाटर कंडेंस है वो कोल्ड एयर से ज़्यादा होता है, ठीक है। और कंडेंस होता है और रेनफॉल हो जाती है जैसे ही कंडेंस होता है, ठीक है। और ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और वाटर एयर में वार्म एयर में गर्म हवा में वाटर होल्ड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, वो बहा के ले जाता है साथ में, ठीक है। और हेडली सेल जो हमने यहाँ पे देखा, हेडली सेल वाला जो एरिया है वो गर्म हवा को 3 डिग्री से इक्वेटर की तरफ ले आता है, जो ऊपर जाके ठंडी होके इक्वेटर के पास बरस जाता है। तो हमने ये इस डायग्राम में देखा, पीछे भी देखा हमने, इस डायग्राम में और देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हेडली वाला सेल्स है, डेजर्ट वाले इलाके से वो सारी ओस की बूंदें हैं उधर भी है, तो वो हवा का डायरेक्शन इधर की तरफ होता है, तो वार्म एयर है वो सारी बूंदों को इधर ले आता है। और इधर वाली से भी वो सारी बूंदें इधर, वायु की डायरेक्शन इधर है तो यहाँ ले आता है। और जहाँ यहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं तो वायु की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, एयर की डायरेक्शन, तो सारी ऊपर उड़ जाती है। और वो जैसे ही ऊपर आती है तो वो वहाँ पे वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, ठंडी एयर होती है वहाँ पे, इस यहाँ पे इस जगह पे ऊपर। तो जैसे ही ठंडी होती है तो वहाँ पे वाटर होल्ड कैपेसिटी कम होती है, कंडेंस ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पे बरस जाती है इक्वेटर के पास में, ठीक है। और ये डायग्राम ऐसे बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है, 3D में भी, बिकॉज ओनली इस वाले इलाके पे ही नहीं, पूरी पृथ्वी पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो फेरल सेल है ऊपर हम देखें तो ये फेरल सेल है, उसके बारे में क्या है कि फेरल सेल 30 डिग्री से गर्म हवा को 60 डिग्री की तरफ ले जाके ऊपर जाके ठंडा होके 60 डिग्री के पास बरस जाता है, ठीक है। तो 60 डेजर्ट के ऊपर जो 60 डिग्री वाला एरिया वहाँ पे भी थोड़ी बहुत बरसात होती है, ठीक है, पोल की साइड, तो वो फेरल सेल की तरफ से हवा वो जाकर वहाँ पे वैसा होता है, ठीक है, आप समझ गए हैं। और इससे 30 डिग्री के आसपास जो बरसात नहीं होती है, बिकॉज 30 डिग्री से हवा लेके वार्म एयर है वो ओस की बूंदों को लेके चली जाती है, ठीक है। तो पास में वहाँ पे बरसात नहीं होती है, तो वहाँ पे डेजर्ट इलाका हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो विच एबायोटिक फैक्टर आर अफेक्टिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन, तो एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, ट्रोपोग्राफिक फैक्टर एंड इडेफिक फैक्टर, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में तो लाइट हमने देखा, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, वो सारी बात कर ली, ठीक है, एयर, ठीक है, फायर हो गया। टोपोग्राफिक एरिया में फैक्टर में कौन आते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर में जो अफेक्ट करते हैं, जो कि उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है लेटीट्यूड, जो कि हमने बात किया 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएंगे क्या होगा, ठीक है, वो अफेक्ट कर रहा था। एल्टीट्यूड जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, पहाड़ की अगर हम पहाड़ की बात करते हैं तो ऊपर चढ़ाई की तरफ अगर हम जाते हैं तो उधर एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, बात करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ माउंटेन की डायरेक्शन कितनी है ना, स्लोप ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो ये सब भी इफेक्ट करते हैं, ये टोपोग्राफिक में आते हैं। इडेफिक में क्या होता है, सोइल्स होते हैं वो, उसके बारे में, जैसे पीएच हो गया, ठीक है, साइज़ हो गया सोइल की, ये इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, न्यूट्रेंट, ठीक है, वो सारा इडेफिक फैक्टर में आता है, ठीक है। तो ऊपर एल्टीट्यूड आया था, तो वो कहाँ पे होता है, जैसे कि हम बात किए थे अर्थ का, हम देखकर हम बात किए थे कि पोल की साइड बर्फीला इलाका होता है, जबकि इक्वेटर की साइड में है वो
अलग ट्रॉपिकल जोन होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे कि इक्वेटर की साइड मान लो इंडिया है, तो इंडिया में भी अलग अलग जगह पे, जैसे कि हिमालय की तरफ है वो बर्फीला इलाका है, ठीक है। कहीं पे जैसे कि राजस्थान में है वो डेजर्ट सा इलाका ऐसा है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो वो सारे एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया की है, तो वहाँ का क्या लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कंट्रोल किससे होता है, एल्टीट्यूड से, डायरेक्ट ऑफ माउंटेन से, स्लोप ऑफ माउंटेन से, इस प्रकार से डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसे कि हमने लेटीट्यूड जैसे देखा, वैसे ही एल्टीट्यूड जैसे कि है वो इधर की तरफ हम बढ़ते हैं, पहाड़ है, जैसे पहाड़ के ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे एल्टीट्यूड है वो बढ़ता है, ठीक है। और जैसे कि लेटीट्यूड बढ़ेगा तो ठंडी बढ़ती है, वैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जैसे ऊपर है वो आइस का ठंडा इलाका होगा, तो उसी के जैसा ही है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा डायग्राम है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन अगर हम देखें तो मान लो ये वो जो हमने अर्थ वाला देखा था वो मान लो इक्वेटर की तरफ इधर जाते हैं, तो ये मान लो पोल वाला साइड है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ये मान लो एक पहाड़ है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। जैसे जैसे पहाड़ की है वो ऊपर ऊंचाई है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, और एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो लास्ट में है वो ठंडी है, आइस वाला है, पोल की तरह। तो हम ऐसे इसको मिलाकर हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला लेंगे तो इधर भी जैसे कि पोल की तरफ है वो ठंडा होता है, और इधर की पोल की तरफ ये ठंडा हो रहा है, और इसको मिलाएंगे तो जैसे कि इधर टुंड्रा वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। और उस पृथ्वी वाले डायग्राम में भी हम देख सकते हैं हाई लेटीट्यूड की तरफ होता है टुंड्रा वाला। तो यहाँ पे भी अगर इसको मिलाते हैं तो आइस से थोड़ा नीचे है, माउंटेन की तरफ टुंड्रा जैसा वो कंडीशन होता है, ठीक है। और थोड़ा नीचे और इसको मिलाते हैं तो टेगा वाला है वो हम देखते हैं, ठीक है। वैसे ही कंडीशन है मिलती है हमें। और इसको हम जब जैसे मिलाते हैं, और ये इधर वाला जैसे कि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल जोन है, वैसे ही जैसे ही पहाड़ की ऊंचाई शुरू होती है वहाँ पे भी ऐसा ही ट्रॉपिकल जैसा है इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो इसका एक कंपैरिजन का बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। तो ये एक डायग्राम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। CSI और नेट में ऊपर वाले तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ही, ठीक है। तो ये वाला भी है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि ये सोर्स ऑफ वाटर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन वाला जो टॉपिक है उसके रिलेटिव है, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे वाटर का सोर्स है पहाड़ के पहले, तो यहाँ से है वो पानी है वो उठेगा, ठीक है, वार्म एयर से ओस बन के, ठीक है। और एयर का है वो वार्म एयर का है वो डायरेक्शन दिखा रखा है, ठीक है, माउंटेन की तरफ है, ठीक है। और माउंटेन का स्लोप भी इसी प्रकार से है, तो माउंटेन जो एयर है वो बहा के ले जा रहा है, ठीक है, वाटर को, ठीक है। तो ऐसे एयर है, एयर की डायरेक्शन है वो वाटर को ऐसे ले जा रही है, और जैसे यहाँ पे ऊपर तक ये एयर को ले जाएगी, ऊपर ऐसे ऐसे जाएगी एयर, ठीक है, वाटर को साथ में लेके। तो यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होगा तो वाटर है वो कंडेंस होके यहाँ पे बरस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वापस टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, इधर की साइड, और रेन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और थोड़ी ज़्यादातर यहाँ पे बरस जाती है, थोड़ी एकदम मामूली सी थोड़ी सी वो जो बचती है एयर की वो बूंदे, तो वो हवा इधर की तरफ ले आती है वापस, ठीक है, पहाड़ की दूसरी तरफ। तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत बचती है वो कंडेंस होके यहाँ पे बरस जाती है, तो ज़्यादा तो नहीं, बिल्कुल न के बराबर। तो यहाँ पे जेरिक है वो, जेरिक मतलब सूखा थोड़ा कंडीशन होता है, तो जेरिक एनवायरनमेंट इधर की साइड होता है, ठीक है। और इधर है विंड वार्ड साइड, बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है बिकॉज बरसात है ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमने डायग्राम अभी समझा, तो इधर जो हमने रेन ज़्यादा क्यों है ये हमने समझ लिया, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया। तो ये वाला साइड विंड वार्ड साइड है, ठीक है। और जो इधर वाला है, इधर जो जेरी कंडीशन है, वाटर वो बारिश है वो कम हो रही है, वो ये है लीवार्ड साइड, ठीक है। तो ये दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, तो ये याद कर लेना। ये वाला विंड वार्ड वाला साइड है, ये वाला लीवार्ड वाला साइड है, यहाँ पे रेन कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जेरी कंडीशन में होता है। और विंड वार्ड की साइड में रेन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, और इसे बोलते हैं रेन शेडो इफेक्ट, ठीक है। तो रेन शेडो इफेक्ट क्या होता है, तो ये भी आपने समझ लिया है, ठीक है। तो
अब स्लोप ऑफ द माउंटेन है वो फैक्टर देख लेते हैं कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने लेटीट्यूड एल्टीट्यूड सब के बारे में देख लिया था। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन अभी पीछे हमने देखा रेन शेडो इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं स्लोप ऑफ द माउंटेन है वो किस प्रकार से। तो ऐसा है, मैंने डायग्राम बनाया है, तो ऐसा देख लो, ये एक पहाड़ है मान लो। ठीक है, इधर की साइड है ऊपर का है, लेकिन यहाँ से है जैसे है वो खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, ठीक है, एकदम सीधा नीचे आया हुआ है। तो इस प्रकार का मान लो एक पहाड़ है। ठीक है, तो ये स्लोप है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है ठीक है क्लाइमेट को। तो यहाँ पे मान लो कोई भी सोर्स था, इधर मान लो किधर भी, तो यहाँ पे मान लो किस प्रकार से भी एयर की डायरेक्शन से यहाँ पे मान लो कोई भी वाटर है वो कंडेंस होके यहाँ पे मान लो बादल बने, किसी भी यहाँ पे बरसात हुई कंडेंस होके वाटर, तो सारा मान लो यहाँ पे बरसात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बरसात होगी तो क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ तो ये ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पे पानी थोड़ा यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो इधर यहाँ पे वाटर की है वो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा रहेगी। ठीक है, नमी रहेगी बिकॉज यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है, बढ़िया ढाल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है वो स्लोप सीधा है, ठीक है, नैरो है सीधा, तो यहाँ पे होने से क्या है, यहाँ पे पानी है वो ठहरेगा नहीं। बरसात तो होगी यहाँ पे, लेकिन पानी है वो यहाँ पे ठहरेगा नहीं, तो पानी यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, तो कंडीशन ऑटोमेटिक जेरिक रहेगी ना, है ना। बिकॉज ये भी एक एरिया है पूरा यहाँ पे सीधा खड़ा, तो ये यहाँ पे सीधी खड़ा है, यहाँ पे ये एरिया रहेगा पूरा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जितना भी होगा ऐसे सीधा वो जेरिक कंडीशन में रहेगा, पानी की कमी होगी। ठीक है, और तो पौधे कैसे होंगे, यहाँ पे कैक्टस टाइप में, कैक्टस आपने देखा होगा रेगिस्तान में। ठीक है, तो उस टाइप में यहाँ पे पौधे भी उसी टाइप में होंगे, और इधर के टाइप में अलग ट्रॉपिकल, जैसे कि अलग अलग बड़े बड़े पौधे, इधर के टाइप अलग होंगे, इधर के अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्लोप ऑफ माउंटेन भी अफेक्ट करता है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो तीसरा हमने जो देखा था एडेफिक फैक्टर। ठीक है, सोइल के बारे में था सब कुछ, तो वो किस प्रकार से अफेक्ट करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सोइल है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, आप सभी को पता है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, तो 3 प्रकार की हमने सिचुएशन देखने को मिलती है। एकदम कम साइज़ के छोटे साइज़ के सोइल, एकदम मोटे साइज़ के सोइल्स, और मॉडरेट साइज़ के बीच वाली साइज़ के सोइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है, यहाँ पे इंटर मोलिकुलर स्पेस है, तो ये है बड़ा मोलिक्यूल होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा ही रह जाता है। ठीक है, तो पोर साइज़ है वो ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, और तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, वाटर होल्ड नहीं कर सकता है। और जो एरेशन है वो हवा है वो इधर से ज़्यादा अंदर वो जा सकती है। हवा ये वाली थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, ये बहुत ही गंदी बात है। ठीक है, और जैसे कि हम सबसे कम साइज़ वाली में हम देखते हैं तो पोर साइज़ सबसे कम होती है, तो क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो सही से रहती है, बढ़िया रहती है, लेकिन जो एरेशन है वो नहीं होता है, वायु अंदर नहीं आ सकती है O2। ठीक है, और भी बहुत सारी साथ में आती है वायु के, तो वो एरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ख़राब बात है। ठीक है, लेकिन मॉडरेट साइज़ में क्या होता है, पोर साइज़ ठीक ठाक ज़्यादा ही होती है, इससे कम होती है और इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, पोर साइज़, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो इससे कम होती है, लेकिन इससे है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इससे है वो ज़्यादा होती है और इससे है वो कम होती है। ठीक है, और एरेशन है वो इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन इससे कम होगा और इससे वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मॉडरेट साइड में रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, एरेशन भी हो रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, तो ये साइज़ है वो मॉडरेट साइज़ है वो सही रहती है, सूटेबल रहती है, बेस्ट फॉर प्लांट है। ठीक है, तो सोइल न्यूट्रेंट की अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे कम न्यूट्रेंट कहाँ पे होता है, ठीक है, तो आप सभी सोचेंगे कि यार डेजर्ट वाले में, ग्रासलैंड वाले में वहाँ पे ही होता होगा, ट्रॉपिकल में तो बहुत ज़्यादा होता होगा न्यूट्रिशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ट्रॉपिकल जहाँ पे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो जो सॉइल की न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम ज़्यादा होगी, जैसे ज़्यादा कंज्यूम होगी तो वहाँ पे कम होगी न्यूट्रिशन की मात्रा। ठीक है, वो सारे अब्जॉर्व कर लेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और
म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है वहाँ पे। और न्यूट्रिशन ज़्यादा कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा ही होती है ग्रासलैंड की तरफ, ठीक है, और इस ट्री, ठीक है, तो उधर की साइड है वो न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है, बिकॉज बड़े बड़े पेड़ है, उनकी जड़ें बहुत ही नीचे तक जाती है, तो वो सारा यहाँ पे नहीं होता ग्रासलैंड में, तो सॉइल में है वो न्यूट्रिशन है वो रह जाता है, ठीक है। तो सॉइल की पीएच की अगर हम बात करें तो एसिडिक होता है, एक मॉडरेट पीएच होता है और बेसिक पीएच होता है, तो वो कौन सा अच्छा रहता है, ठीक है, किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो जो एसिडिक होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है तो वहाँ पे जो माइक्रोफ्लोरा कम होंगे तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होगी, और तो ये सूटेबल नहीं होगा। और जैसे कि हम बेसिक अगर हम क्षारीय ज़्यादा अगर पीएच होगी तो वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा है वो कम होगा, न्यूट्रिएंट है अवेलेबिलिटी है उसकी कम होगी ऑटोमेटिकली, तो ये भी सूटेबल नहीं है। और यहीं पे अगर हम मॉडरेट पीएच वाली एसिड और बेसिक वाली मॉडरेट बीच वाली अगर देखते हैं सॉइल की पीएच, तो वो बेस्ट पीएच होती है प्लांट के लिए, ठीक है। और नॉर्मली 6.5 टू 7.5 है वो ऑप्टिमम रेंज होती है, ठीक है। और एग्जांपल भी अगर हम एमएस मीडिया भी लेते हैं तो वो 5.8 पीएच का वो अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, साथ में, बिकॉज हम नेक्स्ट जो बड़ा टॉपिक है वो आने से पहले हम सारा टॉपिक ही क्लियर कर देते हैं उससे पहले, ठीक है। तो सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है, जो जैसे कि नीचे ये एक ग्राफ है, नीचे है जैसे कि टेम्परेचर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट कंडीशन फैक्टर है कुछ भी ले सकते हैं, हम टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है, रेन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इधर है ऊपर की साइड हम ले रहे हैं नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल स्पीसीज़ की संख्या, पॉपुलेशन की संख्या, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस में इस ग्राफ में हम क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि टेम्परेचर हम ले रहे हैं, तो अगर कम टेम्परेचर है, एकदम ही लो टेम्परेचर है, तो वहाँ पे भी है वो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ मान लो वो सर्वाइव नहीं कर रही है, 0 स्पीसीज़ है यहाँ पे, ग्राफ नीचे ही नीचे है, ठीक है। तो मतलब ये भी सूटेबल नहीं है उसके लिए। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही एकदम हाई टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी नहीं है, ये 0 ग्राफ, ये 0 आ गया है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है वो 0 है, तो ये भी सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बीच वाला देखते हैं, ठीक है, तो मान लो हम 25 से 35 वाला अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखते हैं तो वहाँ पे हाई लेवल ऑफ देखते हैं हम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल की, वहाँ पे ऑप्टिमम रेंज है ये इसकी, तो ये ऑप्टिमम रेंज को ही दर्शाती है ये एक प्रकार से सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। और जैसे कि ये यहाँ पे मॉडरेट में थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहा है लेकिन इतना भी नहीं है, तो ये है जोन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑप्टिमम रेंज में है, सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जोन ऑफ स्ट्रेस होगा, ये ऑप्टिमम जोन होगा। और ये होगा जोन ऑफ इनटॉलरेंस, बिकॉज यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इधर की तरफ है वो क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड फैक्टर से ज़्यादा हो तो नेगेटिव कंट्रोल, तो रिक्वायर्ड फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर अगर रिक्वायर्ड है तो उस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो भी नेगेटिव कंट्रोल करता है। रिक्वायर्ड फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर है तो वो एकदम ही कम हो तो वो भी नेगेटिव कंट्रोल कर रहा है, तो यही बात बोल रहा है, ठीक है। तो सर्वाइव ओनली इन लिमिटिंग फैक्टर, सेल्फर्ड लॉ टॉलरेंस यही बोलता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये टर्म आती है स्टीनो और यूरी, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत थोड़े, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के लिए। तो ये टर्म है वो याद कर लेना, स्टीनो मतलब होता है नैरो, नैरो मतलब कम, एकदम कम, अगर हम नैरो बहुत कम रेंज की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम स्टीनो यूज़ में लेते हैं नाम। और यूरी मतलब वाइड, बहुत ज़्यादा रेंज की अगर किसी को ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा रेंज में रहता है तो उसके लिए हम यूरी है वो टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, जैसे कि थर्मल है, यूरी थर्मल है, मतलब इस नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए यूरी मतलब हमने बहुत बड़ी रेंज, हमने अभी यूरी को मतलब हमने वाइड रेंज बताया। तो थर्मल आप सभी को पता ही है टेम्परेचर के बारे में, तो जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रेंज में रहता है वो यूरी थर्मल वाले में कैटेगरी में आएंगे, जितने भी एनिमल है यूरी थर्मल में आएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में रहने वाले टेम्परेचर में, ठीक है, टॉलरेट करता है। और स्टीनो हाइड्रिक अगर मैं बोल दूँ तो क्या होगा,
ठीक है। स्टीनो से हमने देखा नैरो मतलब कम रेंज की, वाटर की कम रेंज में अगर कोई एनिमल है तो वो स्टीनो हाइड्रिक होगा, ठीक है। और यूरी हाइड्रिक मतलब बहुत ही ज़्यादा रेंज की वाटर में जो है एनिमल है सर्वाइव करता है, टॉलरेंस करता है, तो वो यूरी हाइड्रिक होगा, ठीक है। हेलाइन, स्टीनो हेलाइन यानी बहुत कम क्या सेलिनिटी रेंज को टॉलरेट करता है, तो वो स्टीनो हेलाइन कहलाता है। स्टीनो फेबिक क्या होता है, फूड रेंज बहुत ही कम फूड रेंज को टॉलरेट करता है, कम फूड पे डिपेंड करता है, तो वो स्टीनो फेबिक होता है। और यूरी फेबिक वो जो सबसे ज़्यादा रेंज की फूड रेंज को टॉलरेट करता है। और स्टीनो योशियस और यूरियोशियस, तो वो क्या होता है, वो हैबिटेट रेंज है, वो उसको दर्शाता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, और आगे हम देखेंगे बहुत सारी जो इकोलॉजी में हेरारकी होती है, इकोलॉजिकल हेरारकी, लेवल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। पॉपुलेशन होता है, ठीक है। इकोसिस्टम होता है, कम्युनिटी होता है, पॉपुलेशन कम्युनिटी, ठीक है। बायोम, बायोस्फीयर, लैंडस्केप पहले आता है, ठीक है। तो बायोम बायोस्फीयर सारा हम वो देखेंगे डिटेल से, तो आगे वीडियो आने वाली है इकोलॉजी के ऊपर। तो और ये आज इतना ये लंबा वीडियो आप ऐसा मत सोचना कि हमने बहुत कम पढ़ा है, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है इतनी सी वीडियो में। अगर आप कोई कोर्स पे जाओगे तो आपको 1-1 घंटे की वीडियो, इतनी सी बात जो हमने आज जितना पढ़ा है उतना समझने के लिए आपको कम से कम 1-1 घंटे की आपको 3-4 क्लास आपको देखनी पड़ेगी, 5-6 घंटे आपको 4-5 क्लास आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके इतना सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, ठीक है, बिकॉज हमने सारा जो जितना बायोटिक फैक्टर है वो अफेक्ट करता है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और क्लाइमेटिक फैक्टर, ट्रोपोग्राफिक फैक्टर जितने भी थे, लेटीट्यूड एल्टीट्यूड, वो पढ़ लिए हमने, ठीक है। एडेफिक फैक्टर पढ़ लिए, ठीक है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत कुछ हमने क्लियर हम कर लिए आज की वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बस इतना ही बोलूँगा, बाय कर लेना, बाय, लाइक कर देना वीडियो को, बाय।